Alright, namaste to all of you and I welcome you in the series of the research methodology. लास्ट क्लास में जो हम डिस्कशन कर रहे थे इज रिगार्डिंग द स्टेप्स ऑफ रिसर्च. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो क्योंकि टाइप से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, यही रीज़न था कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत डेप्थ में पढ़ा है और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च थे मैंने उसको कवर अप किया. बट अब जो है, अब हमें रिसर्च के अंदर जाना है और रिसर्च के आप अंदर जाओगे तो आपको इतने टाइप्स के स्टेप्स देखने को मिलेंगे. जैसा कि आप देख सकते हो, दीज आर द डायग्राम दैट आई हैव बीन टेकन फ्रॉम द सी आर कोठारी बुक. क्योंकि वो जो बुक है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है. और जब आप रिसर्च में जाओगे तो ये आपका सिलेबस दे रखा है. जस्ट लुक इनटू द सिलेबस. ये है आपका सिलेबस और सिलेबस में वी डिड रिसर्च की मीनिंग, प्रकार, विशेषताएं, अनुसंधान हमने कवर कर लिया. रिसर्च में कितने मेथड होते हैं जिसमें हमने प्रयोगात्मक या फिर एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, ये सारे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए. अब जो है हमें कवर करना है वो है आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च में. भले ही ये वर्ड आपको 3 वर्ड में समाहित है, बट अगर हम इसके अंदर जाएं, ये जो आपने देखा अभी 7 टाइप्स, अगर इसको हम डेप्थ में लेके जाएं तो हर टॉपिक एक अपने में चैप्टर बन सकता है. और यही चैप्टर सी आर कोठारी के बुक में बहुत ही डेप्थ में है. तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उतना डेप्थ में तो नहीं, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी नहीं, हमें थोड़ी सी तैयारी करनी है पीएचडी के पर्सपेक्टिव से, ताकि अगर हम नेट क्लियर कर ले तो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिले, ताकि हम इंटरव्यू को भी फेस कर सकें. तो इसी वजह से आज की क्लास में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, हम इन सारे स्टेप्स को एक एक करके डेप्थ में देखने वाले हैं. और हम स्टार्ट किससे करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट. हमने क्या देखना है कि हमें क्या करना है, रिसर्च प्रॉब्लम्स को देखना है. यानी कि जब किसी टॉपिक पे आप सिलेक्शन करते हो तो वो टॉपिक क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. दूसरा कि आप क्या करते हो, विश्लेषण करते हो, जितने भी लिटरेचर है उसके बारे में जाकर के स्टडी करते हो, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, और वहाँ से आप क्या करते हो, यू विल फाइंड द गैप. आप गैप निकालते हो और फिर उसके बाद आप ये टेंटेटिव स्टेटमेंट बना लेते हो कि ऐसा हुआ होगा. तो फिर हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की बात करते हैं और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में ही अलग अलग टाइप्स के पढ़ेंगे, टाइप्स 1 एरर, टाइप्स 2 एरर, इसके बारे में भी हम डेप्थ में जाएंगे. बट हम पहले क्या करेंगे, वी विल लुक इनटू दैट. हम ऊपर ऊपर से देखेंगे ये वर्ड होता क्या है और फिर उसके बाद हम गोता लगाएंगे कि ये वर्ड, उसमें कितने तरह की दिमाग, माथा पेची जो भी होता है, सैम्पलिंग, भले ही आपको ये वर्ड सिंपल वर्ड में दिया बट सैम्पलिंग में भी अलग अलग टाइप्स देखेंगे. रिसर्च डिज़ाइन जो होते हैं अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे. फिर उसके बाद सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होते हैं, कैसे हम सैम्पल को डिसाइड करते हैं, कैसा सैम्पल होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. डाटा कलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, सर्वे मेथड, ये सारे मेथड्स को हमने डिस्कस करना है यहाँ पे. और लास्ट में डेटा एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं. तो ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये स्टेप्स, भले ही आपको शॉर्ट में आपको ऐसा दिखे, बट अगर हम डेप्थ में पढ़ना चाहें तो ये एक बहुत बृहद टॉपिक बन सकता है. बट यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली ट्राई करें, बिकॉज ताकि हमारी पीएचडी, इंटरव्यू, ये सब भी हमारे शॉर्ट आउट हो सके विद दिस टॉपिक. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन. हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 1. हम प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च पार्ट 1 से. ठीक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च यानी कि हमने क्या करना है, हमने पहले बार में क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि जो भी आप विषय चूज कर रहे हो, आपका टॉपिक क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो व्हाट वी डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी कि एक तरीके से हमें समस्या ढूंढना है कि क्या इश्यूज चल रही हैं और किस इश्यूज पे हम क्या करने वाले हैं, रिसर्च करना चाहते हैं. तो समस्या को पहले देखना है, क्या समस्याएं हैं और किस समस्या पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल आपने क्या देखा, आपने देखा कि वुमेन एजुकेशन के बारे में आप देख रहे हो कि वुमेन की जो इलिटरेसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं बट फिर भी जो वुमेन है उतना ज़्यादा एजुकेट नहीं हो पा रही हैं. तो इसके बारे में आपने क्या किया, एज अ रिसर्च प्रॉब्लम आपने देख लिया. तो आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, वुमेन एजुकेशन. वुमेन एजुकेशन के बारे में आपने
स्टडी करना है, आपने ये टॉपिक डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करोगे। यू विल गो थ्रू द लिटरेचर रिव्यू। ये सब मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं अभी आपको डेप्थ में सब बताने वाली हूँ कि ये सब क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या किया, अपने इंटरेस्ट एरिया को डिसाइड किया। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो वुमेन के बारे में आई एम मोर सेंसिटिव, या फिर मान लीजिए कुछ लोग जो होते हैं फिल्म को लेकर के बहुत ज़्यादा दे आर फाइंड देयर मेन टॉपिक इज़ लाइक वो फिल्म देखने उन्हें अच्छा लगता है। या फिर मान लीजिए कुछ लोगों को क्या पसंद है, खाना पसंद है, तो फूड साइकोलॉजी या फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके इंटरेस्ट पे आधारित होते हैं। तो आपको ये क्या करना है, टॉपिक डिसाइड करना है। टॉपिक वैसा होना चाहिए जिससे आपका इंटरेस्ट जुड़ा हो, वैसे टॉपिक जिससे आप 5 साल तक लगातार उस टॉपिक में जाकर के काम कर सकते हो। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी आप किसी रिसर्च को अपने टॉपिक के लिए चुने तो उसमें आपका थोड़ा बहुत रुझान होना चाहिए, ताकि आप 5 साल वहाँ पे कमिटमेंट कर सके। तो आप वैसे टॉपिक को चूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, तो मैंने जो स्टडी की वो है पॉपुलर म्यूज़िक। पॉपुलर म्यूज़िक पे मैंने स्टडी करना चालू की। या फिर मान लीजिए फिल्म स्टडीज़ के बारे में मुझे स्टडी करना पसंद है, और फॉर एग्जांपल किसी को डांस करना पसंद है तो वो क्या करेगा, परफॉर्मेंस स्टडी के बारे में दे विल गोइंग टू स्टडी। किसी को फॉर एग्जांपल किसी की टॉपिक हो जाती है मेमोरी स्टडी, इतिहास से रिलेटेड या फिर मेमोरी से रिलेटेड मेमोरी स्टडी। या फिर मान लीजिए कि आप शहर में रहते हो और आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, या फिर आप देखते हो कैसे है नगरीकरण कैसे हुआ, कुछ टॉपिक हो जाते हैं अर्बन स्टडीज़, AI गवर्नेंस। ये सब रिसेंटली नए टॉपिक आ रहे हैं जिसके बारे में आप अपने इंटरेस्ट एरिया को देख करके आप किसी भी टॉपिक को डिसाइड कर लेते हो। जब आपने टॉपिक के बारे में डिसाइड कर लिया, अपने इंटरेस्ट एरिया को देख लिया कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो आपने क्या, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि मुझे जो है वो पॉपुलर म्यूज़िक बहुत पसंद है, मुझे गाने सुनने बहुत पसंद है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे पॉपुलर म्यूज़िक पे रिसर्च करना है कि कैसे आज पॉपुलर म्यूज़िक कैन बी सीन एज अ इंटरेस्ट एरिया ऑफ द रिसर्च। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया लाइक अ पॉपुलर म्यूज़िक, या फिर कोई भी जो भी आपका मन करे। तो मैंने डिसाइड कर लिया पॉपुलर म्यूज़िक। दूसरा जो स्टेप्स हैं आपके रिसर्च का वो क्या है, आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, यानी कि जितने भी स्टडी हो चुके हैं उसकी आप स्टडी करोगे, देखोगे कि क्या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च है कि नहीं। तो आपने क्या किया, लिटरेचर रिव्यू की, यानी कि आपने डिटेल स्टडी करी, जितने भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसके बारे में जाकर के स्टडी की कि क्या पॉपुलर म्यूज़िक के बारे में इससे पहले भी कोई स्टडी हुई है। तो इसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू को हिंदी में आप कहोगे साहित्य समीक्षा। इसको आप हिंदी में कहोगे साहित्य समीक्षा। आपने उसके बारे में जाकर के स्टडी की और आपने देखा कि क्या इसके बारे में ऑलरेडी कोई लिटरेचर है कि नहीं। जब आप फॉर एग्जांपल आप प्रपोजल लेके जाते हो तो आपसे रिसर्चर और इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि क्या कोई लिटरेचर है जो इस टॉपिक से संबंधित है। फॉर एग्जांपल कोई आपने टॉपिक ऐसे ही फैसिनेशन में चूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने जो टॉपिक है वो चूज़ कर लिया कि मुझे पॉपुलर म्यूज़िक पर रिसर्च करना है, और जब आगे जा कर के आपको रियलाइज हुआ कि इस पर तो कोई लिटरेचर है ही नहीं। तो जब भी आपको टॉपिक डिसाइड करना है तो उसके बारे में ये ध्यान रखना है कि उससे रिलेटेड कोई लिटरेचर होना चाहिए। वैसे नहीं कि आपने हवा में किसी टॉपिक को चूज़ कर लिया। देयर शुड बी एटलीस्ट 10 और 20 लिटरेचर रिव्यू बुक्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसके आधार पे आप कोई कंक्रीट प्रूफ दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब आप बड़े बड़े IITs और NITs में जाओगे तो आपसे पूछते हैं कि जो आप टॉपिक चूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड मुझे 10 लिटरेचर के बारे में इनलिस्ट कीजिए, नाम लिस्ट कीजिए। तो उससे रिलेटेड आपको लिटरेचर के नाम पते होना चाहिए कि ये लिटरेचर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉपुलर म्यूज़िक के बारे में स्टडी करना चाहा, तो मुझे देखना होगा कि कौन कौन से स्टडी हैं जो पॉपुलर म्यूज़िक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने देख लिया कि पॉपुलर म्यूज़िक से संबंधित और कौन कौन से स्टडी हैं। कुछ वेबसाइट के नाम, जैसे मान लीजिए कि पंजाबी, ऐसे करके पंजाबी लिटरेचर, ऐसे करके मैंने बहुत सारे लिस्ट कर दिए और मैंने बताया कि ये बुक जो है
वो म्यूजिक के बारे में स्टडी करते हैं, एग्जैक्टली पॉपुलर म्यूजिक के बारे में नहीं, बट कहीं ना कहीं ये म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फोक म्यूजिक के बारे में स्टडी कर दिया जो म्यूजिक से संबंधित है, तो एग्जैक्टली ना सही बट उस डोमेन में लिटरेचर वो लाई करते हैं। फोक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक से लिटरेचर हो चुके हैं, अब जो है मैं उसी स्टडी को थोड़ा सा मैं पॉपुलर म्यूजिक में एक्सटेंड करना चाहता हूँ, उसको वहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो एग्जैक्ट तो नहीं बट उसी से संबंधित जो लिटरेचर होने चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे पॉपुलर म्यूजिक के बारे में स्टडी करना है, या फिर अर्बन स्टडी या फिर मेमोरी स्टडी के बारे में, तो मुझे एग्जैक्टली वही टॉपिक के बारे में लिटरेचर नहीं चाहिए, उससे मिलता जुलता कोई लिटरेचर होना चाहिए जिसमें डेटा हो, जिसके आधार पे बहुत सारे लिटरेचर हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल फोक म्यूजिक के बारे में बहुत सारे स्टडी हो चुके हैं, अब मैं उस स्टडी को क्या देखना चाहता हूँ कि क्या ये पॉपुलर म्यूजिक के बारे में लागू होता है कि नहीं। तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग लिटरेचर के बारे में आपको एक कंक्रीट आइडिया होना चाहिए। अब हमने क्या किया, जितने भी लिटरेचर थे 10 थे 20 थे, उसको हमने क्या किया, स्टडी किया, और वहाँ पे स्टडी करने के बाद मुझे एक मोटा मोटी आइडिया मिला कि इतने सारे वर्क हो चुके हैं इस टॉपिक के बारे में। बट जो है मुझे यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, गैप फाइंड करना है कि कौन सी कमी रह गई है जिसको मैं एज अ रिसर्चर उसमें कमी पूरा करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वो पूछेंगे कि आपका गैप एरिया क्या है, आप नया क्या करना चाहते हो। रिसर्च इज समथिंग दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग एज अ न्यू, आप उसमें नया क्या इंक्लूड करना चाहोगे। ठीक है, फोक म्यूजिक के बारे में स्टडी हुई है, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में स्टडी हुई है, बट आप पॉपुलर म्यूजिक को किस तरीके से नए तरीके से पढ़ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ पॉपुलर म्यूजिक के बारे में ये मेथोडोलॉजी यूज है, बट कभी इस थियरी से कभी इसको देखा नहीं गया। मैं जो हूँ कुछ नया थियरी देखना चाहता हूँ या अलग मेथड से देखना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरी थियरी, मेरा मेथड जो है इसको एक नया पर्सपेक्टिव देगा। तो जरूरी बहुत सारे लिटरेचर हैं जो कि पॉपुलर म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, बट एग्जैक्टली थियरी आप अलग लगा सकते हैं या फिर मेथड आप अलग लगा सकते हैं। देयर आर सो मेनी स्टडी दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट पॉपुलर पंजाबी म्यूजिक। ठीक है, अब मैं म्यूजिक का एग्जांपल इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूथ दे नो म्यूजिक, दे नो फिल्म, तो फिल्म के बारे में भी स्टडी होती है। तो फॉर एग्जांपल आपने पॉपुलर पंजाबी म्यूजिक के बारे में दलजीत दोसांझ या फिर बहुत सारे मिका, ये सारे जो सिंगर आ रहे हैं उसके बारे में ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है, बट इसको कभी ग्रामसियन एंगल से नहीं देखा गया है, ग्रामसी के एंगल से या फिर मान लीजिए क्रिटिकल थियरी के एंगल से नहीं देखा हुआ है, आलोचनात्मक विधि से नहीं देखा गया है। तो मैं इसमें नया एक्सटेंड करना चाहती हूँ, एक नए पर्सपेक्टिव से स्टडी करना चाहूँगी, दैट्स माय कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एज अ लाइक अ रिसर्च प्रपोजल में अपना कुछ क्रिएटिविटी दिखाना है कि मैं ग्रामसी को या फिर मान लीजिए कोई ऐसे थिंकर फूको के बारे में, कैसे कल्चर जो होते हैं वो पावर को, नॉलेज इज पावर के बारे में आपने सुना होगा, तो वो कैसे एक्सटेंड करते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ, बट इस तरीके से आप लिटरेचर रिव्यू करके आप गैप एरिया को पहचान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया, पॉपुलर पंजाबी म्यूजिक, ये मेरी इश्यूज हैं जिसके बारे में स्टडी कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने अब लिटरेचर देखा कि क्या लिटरेचर है कि नहीं, और लिटरेचर से मैंने क्या डिसाइड किया कि लिटरेचर तो इनफ है, लिटरेचर बहुत सारे म्यूजिक की बात करते हैं, बट पॉपुलर पंजाबी म्यूजिक के बारे में बहुत कम लिटरेचर हैं जिनके बारे में बात करता है। अगर कुछ हैं भी तो वो ग्रामसियन पर्सपेक्टिव से नहीं बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो न्यू चीज़ है वो है, मैं थियरी अलग यूज़ कर रही हूँ, मैं मेथड अलग यूज़ कर रही हूँ उसको पढ़ने के लिए। तो ये क्या है, इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ गैप एरिया जो कि मैं अपने रिसर्च में कवर करने वाला हूँ। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम। फिर उसके बाद है हमारा लिटरेचर रिव्यू और गैप एरिया। जो थर्ड स्टेप है दैट इज अ हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप क्या है, इट्स अ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। आपने क्या किया, आपने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट अब देना है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करना है। ठीक है, हाइपोथेसिस मैंने फॉर्मुलेट किया, और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट इन द सेंस कि आपको कुछ एक ऐसा टेंटेटिव स्टेटमेंट देना है। टेंटेटिव यानी कि आपने कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट देना है जो कि हो सकता है आने वाले रिसर्च में वो प्रूव सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट मुझे देना है। तो हाइपोथेसिस
इन द सेंस वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि आप अपने हिसाब से मान लेते हो, उसके पीछे भी एक कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए, उसके पीछे भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर, डेटा, ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं तो फॉर एग्जांपल वो ये कहेंगे, इंटरव्यूअर आपसे हो सकता है ये पूछेंगे कि क्या आप इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है। हाइपोथेसिस के पीछे भी एक कंक्रीट प्रूफ होना चाहिए, एक डेटा होना चाहिए कि इतने सारे लिटरेचर मैंने देखे हैं, तो मैं इसको देखना चाहता हूँ क्या ये इंडिया में भी अप्लाई हो रहा है, क्या ये पॉपुलर म्यूजिक में भी अप्लाई हो रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देना है, मतलब कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो हो सकता है सही भी हो और गलत भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन अवर डेटा कलेक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हाइपोथेसिस दे दिया कि पॉपुलर पंजाबी म्यूजिक प्रमोट वायलेंस अमॉन्ग द यूथ, ठीक है, और इसके पीछे देयर शुड बी डेटा अमॉन्ग द यूथ, ठीक है, या फिर गन वायलेंस या फिर वायलेंस अमॉन्ग द यूथ, ये मैंने एक हाइपोथेसिस दे दिया। अब ये हाइपोथेसिस मैं क्या करूंगी, आई विल गोइंग टू प्रूफ इट और डिसप्रूफ इट विद द हेल्प ऑफ डेटा। डेटा मैं जितना भी कलेक्ट करूंगी उसके आधार पर ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तीसरा चीज आपको ये करना है कि आपको अपने रिसर्च क्वेश्चन को बनाना है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन के आधार पे ही आपका क्या बनता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन ये बना दिया है कि इज द पॉपुलर म्यूजिक प्रमोट द ड्रग एंड वायलेंस अमॉन्ग द यूथ, सीइंग दिस विद द हेल्प ऑफ द ग्रामसियन लेंस, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द, तो यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन डाल दिया, इज एट व्हाट एक्सटेंट, फॉर एग्जाम्पल एट व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, एट व्हाट एक्सटेंट पॉपुलर पंजाबी म्यूजिक प्रमोट द वायलेंस अमॉन्ग द यूथ, किस हद तक वो प्रमोट करता है, इफ इट इज प्रमोटिंग एट व्हाट एक्सटेंट, करता है, अगर करता है तो किस हद तक करता है। तो ये हमने क्या किया, एक रिसर्च क्वेश्चन के रूप में दे दिया। अब देखिए जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, या फिर जो चालाक स्टूडेंट होते हैं, वो कभी भी रिसर्च क्वेश्चन एक नहीं लिखते, देयर शुड बी 2 और 3 रिसर्च क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि एक रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है प्रूफ ना हो, तो दूसरा और तीसरा स्टडी शुड बी कैन बी कंसीडर कि मैंने डेटा कलेक्शन से दूसरा मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इन द सेंस कि आपको मिलता जुलता 3 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन फॉर्म करना है ताकि आपका डेटा कलेक्शन वेस्ट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे पॉपुलर पंजाबी म्यूजिक का देखा वायलेंस, प्लस में मैंने ये भी देखा कि क्या ये जो है, क्या इससे बच्चों के एजुकेशन पे कोई प्रभाव पड़ता है, या फिर क्या उनके शॉर्ट टेम्पर्ड किस तरीके से वो चेंज होता है, इसको मैंने स्टडी करना चाहा। यहाँ पे ये दोनों एक ही डेटा से दोनों क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो पूरी मेहनत है, पूरी 5 साल की मेहनत है, वो बेकार नहीं जाएगी। आप 1 और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको एक सेफ क्राइटेरिया में डालता है। तो इसी वजह से जनरली जब भी आप प्रपोजल लिखते हो तो जनरली हमसे कहा जाता है कम से कम 2-3 हाइपोथेसिस या फिर 2-3 क्वेश्चन ये आप बना के चलें, ताकि देयर इज अ चांसेस कि कोई ना कोई आपका, देयर इज अ चांसेस कि आप कभी भी उसको पूरे रिसर्च पूरी तरीके से फ्लॉप ना हो जाए। तो ये है आपका रिसर्च क्वेश्चन। फिर उसके बाद होता है एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसी क्वेश्चन को आप क्यों ये प्रूफ करना चाहते हो। तो ऑब्जेक्टिव का हमारा क्या है, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलर पंजाबी म्यूजिक ऑन द वायलेंस इन पंजाब या फिर ऑन द वायलेंस इन इंडिया, कि किस तरीके से म्यूजिक जो है वो वायलेंस को प्रमोट करता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है पूरे रिसर्च के स्टडी करने के बीच में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन से ही क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क हटा करके आप उसको ऑब्जेक्टिव में चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव को सेट किया। ये आपके 2-3 ऑब्जेक्टिव हो गए। तो अब हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन डिसाइड कर लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, गैप ढूंढ लिया, हाइपोथेसिस बना लिया, ऑब्जेक्टिव हमारा आ गया, रिसर्च क्वेश्चन आ गया, ये सारी चीजें हमने कर ली। अब थोड़ा सा हम कहाँ पे जाएंगे, अब हमारा होगा डेटा कलेक्शन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब हम डेटा कलेक्शन की तरफ जाएंगे। सॉरी, डेटा कलेक्शन से पहले एक चीज और आता है, वो है आपका रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन, डिजाइन इन द सेंस कि आप ये रिसर्च कैसे करोगे,
ठीक है, आप ये रिसर्च कैसे करोगे इसके बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें लाओगे। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इट्स अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क, जिसको हम कहते हैं एक फ्रेमवर्क है जो कि आप बताते हो अपने इंटरव्यूअर को कि आप ये रिसर्च इंटरव्यूअर या सुपरवाइजर को किस तरीके से करने वाले हो। तो देयर इज अ फ्रेमवर्क दैट यू विल गोइंग टू शो दैट शुड बी सो कि ये जो रिसर्च है दैट कुड बी पॉसिबल। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप इंटरव्यू में भी जाते हो तो पूछते हैं कि व्हाट इज द फिजिबिलिटी, ये कितना कंक्रीट है कि आपका रिसर्च हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, ही इज लिविंग इन अ बिहार एंड ही इज ट्राइंग टू डू अ रिसर्च इन द वर्जीनिया, ठीक है, वो अमेरिका की वर्जीनिया के बारे में स्टडी करना चाहता है। देयर शुड बी अ कंक्रीट एविडेंस, कंक्रीट प्रूफ, ताकि वो जो है जा करके वहाँ पे स्टडी करे। बट ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि फंडिंग भी उतनी चाहिए, या फिर मान लीजिए उससे रिलेटेड लिटरेचर, आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे लोगों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब बिहार में है, यू डोंट नो इंग्लिश या फिर जो भी है, कम से कम आपको एक्सेस होना चाहिए लाइब्रेरी का या फिर वहाँ से लोगों के कांटेक्ट का। अभी तो सोशल मीडिया के थ्रू यू कैन इजीली कनेक्ट विद द पीपल इन वर्जीनिया, बट जब हम बात करते हैं कि वैसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल फील्ड वर्क है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन 5 ईयर और फंडिंग भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाती। तो आपको अपनी डिज़ाइन इस तरीके से बनाना चाहिए दैट शुड बी रियल, वो लगे कि हाँ वो वास्तविक, वो पॉसिबल हो सकता है। तो रिसर्च डिज़ाइन आपको क्या बताती है कि आपकी रिसर्च कितनी फिजिबल है, क्या वो करने लायक है, या फिर जस्ट ऐसे ही हमने फैसिनेशन के थ्रू बिल्ड कर लिया है। तो जब आप डिज़ाइन बनाने लगते हो, फॉर एग्जांपल जब आप कोई पार्टी के बारे में ऑर्गेनाइज करते हो, आपने डिसाइड कर लिया कि आज हमारे यहाँ पे पार्टी है, तो आप पूरा खर्चा ये सब चीज़ें देखते हो ना कि कितना लगेगा, फिर उसके बाद अपनी बजट को देखते हो। तो उसी तरीके से जब आप कोई रिसर्च डिज़ाइन बनाते हो तो पूरा आप फिजिबिलिटी निकालते हो कि सैम्पल किस तरीके से होना चाहिए, डेटा कलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, टाइम 5 साल में ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलती है, जब आप उसके बारे में डिज़ाइन बनाते हो। डिज़ाइन आपको टाइम और आपको कॉस्ट के बारे में एक तरीके से आइडिया देता है, और इसी वजह से जनरली हम क्या करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है, आप पूरे पॉपुलेशन में लेने से पहले आप एक छोटे पॉपुलेशन में करते हो ताकि आप फिजिबिलिटी चेक कर सको। सो पायलट स्टडी भी क्या कराता है, आपको बताता है कि क्या ये स्टडी लॉन्ग टर्म के लिए पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। सो पायलट स्टडीज ऑल्सो गिव यू आइडिया दैट इट शुड बी एप्लीकेबल और नॉट। जब आपने डिज़ाइन प्रिपेयर कर लिया सैम्पल, तो फिर आप क्या करते हो, यू विल मूव टूवर्ड द सैम्पलिंग। ठीक है, अब आप सैम्पलिंग करने जा रहे हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसी के बारे में डिज़ाइन, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैं आपको पॉपुलर म्यूज़िक के बारे में समझा रही हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं रिसर्च डिज़ाइन बनाऊंगी तो मैं किस तरीके से मैं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं जितने भी पंजाबी म्यूज़िक है उसको सुन करके जहाँ जहाँ वायलेंस वर्ड या फिर फॉर एग्जाम्पल कट्टा, दुनाली, ये सब यूज़ किया गया है, मैं उसको रेफ़र करूँगी कि एक गाने में इतने बार जो है ये वायलेंट वर्ड यूज़ किया गया। मैं कंटेंट रिव्यू करूँगी, या फिर मैं गाने के थ्रू, या फिर मैं देखूँगी कितने सारे केसेस लॉस, FIR रिकॉर्ड, ये सारी क्राइम ब्रांच पे जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको देखूंगी, या फिर उसके पीछे जो हिस्ट्री है उसको एनालाइज करूंगी। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बताओगे कि मैं किस तरीके से ये रिसर्च करूंगा। फिर उसके बाद आप सैम्पलिंग डिसाइड करोगे, यानी कि जब आप रिसर्च करते हो तो आप सैंपल देखोगे कि किस नमूना, किस जनसंख्या पे जाकर के आप स्टडी करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो पंजाबी पॉपुलर म्यूजिक की स्टडी करना है वो यूथ पे स्टडी करना है। यूथ का क्या प्रभाव है, मतलब कि ये किस तरीके से यूथ को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पंजाबी म्यूजिक हैज़ बीन लिसन बाय द यूथ। एंड फॉर एग्जाम्पल यूथ में भी आप इसको नैरो करोगे तो मैं डायस्पोरा पे स्टडी करूँगी, यानी कि वैसे लोग जो कि यहाँ से मूव करके किसी और कंट्री में रहे, वो भी क्या है, पंजाबी है, एंड दे आर ऑल्सो, उनको अपने धरती से थोड़ा सा प्यार है। तो भले ही वो UK में है, वो कनाडा में है, बट स्टिल दे आर लिसनिंग द पंजाबी पॉपुलर म्यूजिक, ताकि वो अपने धरती वाली फीलिंग लेके आए। तो आप इसको फर्दर नैरो डाउन कर सकते हो सैम्पलिंग से थ्रू। जब आपने सैम्पलिंग डिसाइड कर लिया, या फिर अपने नमूना या फिर जो भी कहो जनसंख्या डिसाइड कर लिया, तो अब आप क्या करते हो, यू विल मूव टुवर्ड द डेटा कलेक्शन। अब आप क्या करोगे, डेटा कलेक्शन की तरफ जाओगे। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, पंजाबी पॉपुलर म्यूजिक ले लिया, आपने यूथ के बारे में ले लिया। नाउ यू गो टू द स्कूल, आप स्कूल में जाओगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिलोंग्स टू द स्कूल या फिर कॉलेज में जाओगे।
वहाँ पे जा करके आप डेटा को कलेक्ट करोगे और फिर आपको लगेगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, कितने लोगों का पसंद जो है वैसे वॉयलेंट सॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने दिया बच्चों को एक वॉकमैन दे दिया, 24-25 बच्चे सैंपल ले लिया और उसको मैंने क्या दिया, प्लेलिस्ट दिया। तो मोस्ट ऑफन जो गाना सुना जा रहा है वो वॉयलेंट सॉन्ग सुना जा रहा है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, डेटा जो कलेक्शन किया वो स्कूल गोइंग बच्चे या फिर कॉलेज गोइंग बच्चे से आपने डेटा को कलेक्ट किया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने प्राइमरी सोर्स से यू विल गो एंड यू विल फेच योर डेटा बाय योर ओन। बट फॉर एग्जाम्पल यही डेटा आप जाकर के किसी रिकॉर्ड या फिर किसी लाइब्रेरी से या फिर मान लीजिए कोई पब्लिश्ड मटेरियल से लेते हो, दैट विल बिकम योर सेकेंडरी डेटा। तो आपने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। अब आप क्या करते हो, ये जो डेटा है इसको आप एनालिसिस करोगे, यू विल एनालाइज, विश्लेषण करोगे। सो नाउ व्हाट वी डिड, वी कलेक्ट द डेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एनालाइज। अब हम डेटा के बीच में एनालिसिस ढूंढेंगे, हम पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि क्या पैटर्न है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा कि वैसे बच्चे जो कि मान लीजिए जो कि ज़्यादा पुअर है, पॉवर्टी, या फिर मान लीजिए वैसे बच्चे जो कि मान लीजिए कि जिनके घर में जो कि लिबरलाइजेशन, आप देख रहे हो कि ये जो ट्रेंड है वॉयलेंस का या फिर गाने का, पंजाबी पॉपुलर म्यूजिक का, ये 1990s के बाद आती है जब लैंड रिफॉर्म आता है। तो ये आपने क्या किया, एक पैटर्न ड्रॉ किया, यू विल सी अ पैटर्न बिटवीन देम। और या फिर आप वो देख रहे हो कि देयर इज, जो बच्चे वैसे होते हैं जो कि ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जिनको घर से ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है, दे आर मोर इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ सॉन्ग। तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है चिल्ड्रन के बैकग्राउंड से और उनके म्यूजिक के प्रेफरेंस से। सो आप एक एनालिसिस करते हो, एक पैटर्न ड्रॉ करते हो और लास्ट में यू विल हाइपोथेसिस, जो आपने हाइपोथेसिस फॉर्म किया था, जब आप हाइपोथेसिस जो आपने फॉर्म करके चला था, शुरुआत में मैंने क्या किया था, हाइपोथेसिस फॉर्म किया था कि पंजाबी पॉपुलर म्यूजिक क्या करता है, वायलेंस को प्रमोट करता है। अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का टाइम आ गया। तो आपने क्या किया, आपने जो डेटा कलेक्ट किया, डेटा आपका ये शो कर रहा है कि इट्स फाइन, इट्स पॉपुलर म्यूजिक, बट कहीं ना कहीं पंजाबी पॉपुलर म्यूजिक वैसे भी हैं जो कि क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग द पीस। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे बहुत सारे पंजाबी म्यूजिक, आपने डेटा जब कलेक्ट किया तो ऐसे भी हैं कि कुछ म्यूजिक जो हैं वो पीस को भी क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सुने होंगे काका, ये सारे सिंगर दे आर प्रमोटिंग द सॉफ्ट म्यूजिक और ये सॉफ्ट ट्रेंड लेके आ रहे हैं, ये सब गोली बंदूक इन सब से दूर रहते हैं। तो उन म्यूजिक को भी हमने स्टडी किया, तो हमने एक जनरल आइडिया निकाला कि नॉट एवरी पंजाबी म्यूजिक बट मोस्ट ऑफ द पंजाबी म्यूजिक इज वायलेंट, बट ऑल्सो द ट्रेंड ऑफ राइजिंग द सॉफ्ट म्यूजिक इज ट्राई टू बैलेंस। अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने हाइपोथेसिस जो लेके चला था उसको हमने क्या किया, उसको हमने गलत ठहराया कि नॉट ऑल पंजाबी म्यूजिक बट सम एक्सटेंड इट इज प्रमोटिंग, इंस्टिगेट कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है। तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो गई, गलत हो गई। अगर फॉर एग्जांपल आपकी गलत है, डेटा जैसा मिला उसके हिसाब से आपको लिखना है। अगर डेटा मान लीजिए कि मिलता है कि हाँ सही है तो आपको सही करना है, अगर नहीं मिलता है तो यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, हाइपोथेसिस में फॉर एग्जांपल आपको वैसे गाना मिले जो कि पीस को भी प्रमोट करे, यू शुड ऑल्सो मेंशन दिस। जब आपने हाइपोथेसिस टेस्ट कर लिया, आपका गलत हो गया, तो आप क्या करोगे, ये सारी चीजें आपको एक रिपोर्ट देना है, यू विल मूव टू द रिपोर्ट राइटिंग। अब आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट राइटिंग देना है, क्योंकि इट्स फाइन दैट यू डिड अ रिसर्च बट आपको इसको डिस्क्राइब भी करना है, प्रेजेंट भी करना है। तो रिपोर्ट राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज रेदर देन ऑल दिस थिंग्स। तो लास्ट में आपने रिपोर्ट राइटिंग करना है। तो इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग के बाद लास्टली यू हैव टू कंक्लूड, यू हैव टू गिव सम सजेशन कि किस तरीके से सिंगर को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ म्यूजिक प्रिपेयर करना चाहिए। लास्ट में आप सजेशन, लिमिटेशन ये सब लिखते हो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, यू विल गो थ्रू द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ये तो हो गई, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, बट इसके अंदर भी आप देखोगे कि अलग अलग स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेकिंग वन बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके हम इसको डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हो सकता है आपके रिसर्च से संबंधित हो, मैंने कोशिश किया है वैसे एग्जाम्पल देने की जो कि आपको रियलिस्टिक लगे। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। नेक्स्ट क्लास में वी विल गो थ्रू द स्टेप 1। टिल देन जस्ट कीप स्टडिंग द रिसर्च।